नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बम्पर सेल वाली दिल्ली में बम्पर वोटिंग, अब होगा असली सियासी गपास्टिंग। चैटिंग चर्चा का उत्तर आधुनिक रूप है तो गपास्टिंग आधुनिक रूप है जो चौक चौराहे और ड्राइंग रूम में होती है। गपास्टिंग मतलब कौन जीत रहा है, अनलिमिटेड टाइम। आप चाहेंगे आपका वाला अंदाजी टक्कर लह जाए, हम चाहेंगे हमारा वाला अंदाजी टक्कर लह जाए मतलब सही हो जाए। देसी जुबान में पॉलिटिक्स बतियाने में जितना मजा आता है उतना अंग्रेजी में नहीं आता है। आदरणीय शेक्सपियर जी, ल्यूटियन दिल्ली में जितने भी प्रभावशाली हों, चौक चौराहों पर देसी ही चलता है। वो वाला देसी नहीं जो कल रात पकड़ा जा रहा था। 3 तारीख की रात आटे और शराब के वितरण और पकड़े जाने की खबरें आपने हमारे सहित कई चैनलों पर देखी होंगी। इस बार तो आटे का पैकेट तक बट गया। इस नेक काम में 2 दलों के नाम आए मगर दोनों ने इनकार कर दिया। जरूर दिल्ली में बोतल और आटे का पैकेट ऑटोमेटिक बट गया होगा। यह भी काबिल तारीफ है कि दिल्ली वालों ने आटा और शराब वितरण पर शेम नहीं चिल्लाया। सहमति का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जल्दी ही राइट टू रिजेक्ट से पहले राइट टू डिस्ट्रीब्यूट दारू एंड आटा कानून आ जाएगा। नो मजाक, सीरियस होते हैं। दिल्ली वालों ने 2008 की तुलना में 10% से भी ज्यादा वोट डाला है। दोपहर 3 बजे तक 45% वोटिंग की खबरों से मन निराश हो रहा था, लेकिन अचानक 4:45 बजे खबर आई कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 70% से भी अधिक मतदान हो गए और 5 बजे के बाद भी 80,000 लोग वोट देने की लाइन में हैं। 4-4 घंटे लोग लाइन में लगे। कहीं कहीं तो 9 बजे तक वोटिंग हुई है। सुनते ही हमारे न्यूज रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इंटरनल बात बता रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा कि ये सभी अनुमानित आंकड़े हैं, अभी बहुत संशोधन होंगे। तो जो है उसके अनुसार दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 79% वोट पड़ा है, जहां पिछली बार 54.43% था। ग्रेटर कैलाश सीट पर 10 साल के मतदान के प्रतिशत का औसत है 47। आर के पुरम में पिछली बार 52.7% वोटिंग हुई थी, इस बार 80% से ज्यादा। आर के पुरम का 10 साल का औसत है 43%। नई दिल्ली में पिछली बार 56.20% मतदान हुआ था, इस बार 74% हो गया है। तो दक्षिण और संभ्रांत दिल्ली में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, मगर पूरी दिल्ली का अंतिम औसत क्या है ध्यान रखिएगा कि ये अभी आंकड़े जितने भी हैं प्रोविजनल हैं। दिल्ली में इस बार 7:45 बजे तक 67% मतदान की खबर है। इससे पहले 93 में अधिकतम 61.75% मतदान हुआ था। 2008 में 57.6% वोटिंग। आप पता है, आप अब एग्जिट पोल का वेट कर रहे हैं, हम तो करते नहीं, मगर दूसरे के एग्जिट पोल का सार बताने में क्या हर्ज है। सही गलत सब उनका, हमारा दही तो हमेशा मीठा, दही मीठी नहीं मीठा होता है। दिल्ली में एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी को 37, कांग्रेस को 16, आपको भी 15 और अन्य को 2 सीटें। टाइम्स नाउ इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी को 29, कांग्रेस को 21, आपको 16, अन्य को 4, जिसमें 2 बीएसपी। आज तक के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 20, आपको 6, अन्य को 3। तो क्या आप हैरान नहीं है कि 2 सीटें देने वाले सर्वे आम पार्टी को 6 से 18 सीटें दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी बन रही है? शीला दीक्षित का चांस एग्जिट पोल में तो चला गया, मगर बीजेपी के डॉक्टर साहब का भी गोटी सेट लग रहा है क्या? उन्हें 29, 31 और 41 सीटें मिल रही हैं। जल्दी से चलते हैं मध्य प्रदेश। एबीपी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को 138, कांग्रेस को 80, अन्य को 12। टाइम्स नाउ में बीजेपी को 129, कांग्रेस को 92 और अन्य को 6। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 138, कांग्रेस को 80 और अन्य को 12। पता नहीं आपको यह सब रजिस्टर भी हो रहा है या नहीं। इम्तिहान का रिजल्ट निकलता है तो कोई याद नहीं रखता कि सेकंड टॉपर कौन है। ये भारतीय परीक्षा प्रणाली का शाश्वत नियम है। शिवराज टॉप पर हैं तो हैं। अब कांग्रेस नाखून चबाती रहे कि अरे ये कर देते, वो कर देते, गुप्त काल वाला छोड़कर मुगल काल वाला उत्तर लिख देते तो 2 नंबर और मिल जाते। खैर, छत्तीसगढ़ टाइम्स नाउ के पोल में 90 सीटों में से बीजेपी को 47, कांग्रेस को 40, अन्य को 2। आज तक पोल में बीजेपी को 53, कांग्रेस को 33 और अन्य को 4। रमता जोगी के सामने रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन कांग्रेस फाइट में है तो मामला टाइट है। चलते हैं मारो राजस्थान। टाइम्स नाउ के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 130, कांग्रेस को 48 और अन्य को 21। आज तक के मुताबिक बीजेपी को 110, कांग्रेस को 62, अन्य को 28। वसुंधरा की हो गई रेतीली धरा, गहलोत गॉन, मतलब गए क्या? कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल में अच्छी खबर नहीं है, ओपिनियन पोल में भी नहीं थी। आज की रात दिल्ली की बात, आपकी नजर कहां है? दिल्ली पर या दिल्ली में भी नई दिल्ली पर? शीला दीक्षित की गद्दी के अलावा अपनी सीट बचा लेंगी क्या? शर्त लगाइए, गेस कीजिए, गप कीजिए। लोकतंत्र का ये बेस्ट गपास्टिंग टाइम है, प्राइम टाइम है। हमारे साथ ए के वालिया साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मनीष सिसोदिया आप पार्टी के नेता और आप उम्मीदवार हैं पटपड़गंज से, संजय सिंह
पॉलिटिकल एडिटर फर्स्टवुड.com ओम थानवी साहब, संपादक जनसत्ता डॉक्टर संबित पात्रा, युवा प्रवक्ता हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वालिया साहब। इससे पहले कि मैं आपको पहला सवाल पूछूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पंजाब में भी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 4-4 एग्जिट पोल में अमरिंदर सिंह को विजेता बताया गया था और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्लाज्मा टीवी लगाकर बड़ी तैयारी की थी, लेकिन कहीं से बादल साहब फिर बरस गए और वो शामियाना उजड़ गया। और 2012 में भी यूपी में हंग असेंबली का प्रेडिक्शन किया था एग्जिट पोल वालों ने और वहाँ पर सपा बनी। 2008 में एसी नीलसन और स्टार न्यूज़, तब की एबीपी न्यूज़ ने दिल्ली में हंग असेंबली का अनुमान बताया था, कांग्रेस जीत गई। और इस तरह के पूर्व में भी जब हम किया करते थे तो हमसे भी ऐसी गलतियां हुई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, फिर भी बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल में ये सब संभावनाएं आशंकाएं रहती हैं। वाले साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार जो शानदार तरीके से वोटिंग हुई है, अब भी आप कहेंगे कि ये आपके काम पर मुहर है या लोगों ने मुहर को उखाड़ने का प्रयास किया है? डेफिनेटली जो हाई वोटिंग हुई है जी, और कांग्रेस ने जो काम किया है, डेवलपमेंट करी है, हाँ, तो उसका एक मेजर फैक्टर है। और मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक जो है इस बात को जरूर फील करती है, रियलाइज भी करती है कि कांग्रेस ने काम किया है। नहीं, अब तो वोटिंग हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ वालिया साहब, जनादेश का कुछ तो अंदाजा आप लोगों को भी होता है और मेरा तो मानना है कि नेताओं को सबसे अच्छा होता है क्योंकि कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिलती है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि शीला दीक्षित नई दिल्ली से जीत रही हैं क्या? आप भी जीत रहे हैं क्या? पिछले 2 बार 3 बार जितनी आसानी से आपको जीत लगती थी, क्या वो इस बार आपको लग रही है? नहीं, डेफिनेटली लग रही है, क्योंकि आज जो पोलिंग हुई है और जैसा हमारा अपने साथियों से बातचीत हुई है, हाँ, तो अच्छा रिजल्ट सामने आना चाहिए। आपका चेहरा कुछ और कह रहा है, आपकी जुबान कुछ और कह रही है। थक गए? चेहरा इसलिए कह रहा है, थक गए होंगे कि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात जरूर है कि आप नेता लोग बहुत काम करते हैं, ये बात तो सही है जी। लेकिन सच बताइए, अब छोड़िए जो होना है, आपकी बातों पे कोई वोट नहीं देगा, लोग अब सुनना चाहते हैं, गपास्टिंग सुनना चाहते हैं कि क्या कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टी ने आपका खोंचा लगा दिया या मोदी जी ने आकर बिना मतलब को हर्षवर्धन साहब को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर दिया? नहीं, ये तो अलग फैक्टर है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात अलग होती है और कई फैक्टर उसके अंदर आते हैं। हमारे यहाँ भी जो फैक्टर्स हैं, हाँ, कि भाई पहले भी 4 बारी हम जीते हैं, ये 5वीं बारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये है कि इस बारी ट्रायंगुलर फाइट थी, परंतु उसके अंदर जो हमने शाम को असेस किया कि उसमें अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। शीला जी जीतेंगी? हाँ, शीला जी भी जरूर जीतेंगी, भी जरूर जीतेंगी। जी, हाँ, ठीक है, चलता है। ये सब बलाघात पर इतना ध्यान नहीं देते राजनीति में, ये हिंदी के व्याकरण के मास्टरों का खेल है। संबित साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, लहर का 2 अर्थों में प्रयोग होता है, एक जब लहराता है और एक जब सचमुच लहर होती है। आप किससे लहर रहे हैं, आपसे या कांग्रेस से, या आपको लगता है कि आपका अपना झंडा जो है वो लहराएगा अकेले? सही बताइएगा आप, इसमें कुछ नहीं। मैं आटा और वो शराब वाली सवाल नहीं करूंगा, जो कल रात आप किसी अंग्रेजी चैनल पे फंस गए थे। नहीं, टफ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। तो कोई बीजेपी कभी सकती नहीं है। नहीं, हाँ, मगर 2 बहुत बांट के निकल सकती है। नहीं, अच्छा, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय। पहला विषय है कि एक बॉडी लैंग्वेज, आपने अभी इशारों में बहुत कुछ डॉक्टर साहब को कहा, बॉडी लैंग्वेज को मैं महत्व नहीं देता। नहीं, महत्व मत दीजिए, लहर से मैं इस बॉडी लैंग्वेज को जोड़ रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, जब लहर होता है ना, तो लहर उसी को कहते हैं। 2004 में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। नहीं, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज फेल होती है, ऐसी बात नहीं है, मगर बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होता है और सामान्यतः बॉडी लैंग्वेज फेल नहीं होती है, इसको ध्यान देने का विषय है। लहर उसको कहते हैं जब अपने पार्टी के अंदर, देश के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। और हर्षवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हम ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होंगे, और आपके चैनल को ही कहा है।
अगर वो 31 से 32, 21 कुछ ही सर्वे में 29 भी है, 31 भी है। देखिए कुल मिला के बहुमत तो दो आप चीजें मिला हैं। पहला विषय यह है कि हाईएस्ट में जो मतलब नंबर ऑफ सीट्स लेके पार्टी आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं बन रहा है। आपने जितने भी सर्वे सरकार दिखाए- नहीं बना रहे हैं इसमें कोई, नहीं, इसमें नहीं, ये सरकार एक- बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं इसमें दो मत है। सिंगल मेजोरिटी पार्टी लेके आ रहे हैं। ये क्या होता है और सिंगल दूसरा है- मेजोरिटी? दूसरा सिंगल हो सकता है सबको 13 मिले, आपको 20 मिल जाए। कंप्लीट कर लूं फिर आप जरूर बिल करिएगा। हाँ। पहला है कि सिंगल मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। दूसरा है मेजोरिटी सर्वे में ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार भी बन रही है। और हम ये मानते हैं कि जी। जिस प्रकार का लहर पूरे देश में है और जिसका असर दिल्ली में भी है, राजधानी है, हम सरकार बना रहे हैं, ये हमारा कहना है। बना रहे हैं अब ना? बिल्कुल आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे आप वाले का नहीं, आप वाले का भी उत्तर दूंगा उसी पहले जल्दी प्रश्न में जल्दी, ही। सबका टाइम है। देखिए जो लहर है, लहर में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक खुशी का वातावरण होता है और दुख का होता है जो इन्फ्लेशन, जीतने महंगाई वाला और आटा मत corruption बांटिएगा, से। लड्डू बांटिएगा। नहीं, आटा जो बांट रहे थे वो डॉक्टर साहब से पूछिए कौन बांट रहा आप लोग था नहीं और बांट क्या। रहे थे नहीं, ना? हम लोग के और प्यार बांटते हैं अच्छा। और जीत लेते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है, जहां तक आपका विषय है, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। आप बहुत कम समय में एक बहुत निर्णायक भूमिका शायद खेल रही है। मैं अगर बोलूं कि नहीं, आप खेल रही है निर्णायक भूमिका, खेल निर्णायक रही है। मतलब ठीक हम है। डिस्कशन कर रहे हैं, टीवी चैनल में डिबेट कर रहे हैं। ठीक है। अर्थात उन्होंने एक महत्वपूर्ण पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, मगर किया है, हाँ। दिस इज अ सही डेंजरस बात। प्रेडिकामेंट फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि एक नई पार्टी का नहीं, आना नहीं, लोकतंत्र नहीं, के लिए नई क्यों पार्टी खराब है? आए नहीं रवीश जी आप भी देखिए, कभी नई पार्टी नहीं, थे? रवीश जी 2 देखिए, सीट हुआ करती हम थी। 50 वर्ष तक हाँ। संघर्ष करते रहे, उसके बाद सत्ता में काबिज हुए हैं। हाँ। आप याद रखिए, राजनीति में जब तक परिपक्वता नहीं आती है, तब तक वो ये डेंजरस परिपक्वता कैसे आती है? एक व्यक्ति के ये महत्वाकांक्षा सीबीएसई के जरिए आती है, नहीं, आईसीएसई के नहीं, जरिए आती है? नहीं, कैसे आती ये है? जनता से आती है रवीश जी। और जब तक एक आदमी के महत्वाकांक्षा से ऊपर हाँ। राजनीति नहीं उठ जाती, ये तो आरोप आपकी पार्टी में भी लगता है कि एक हमारा आदमी की हमारा कोई एक आदमी है ही नहीं। नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री जन्म नहीं लेता है। अच्छा। हमारा एक आदमी है ही नहीं। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में तो वैसा नहीं है। नहीं, पर ठीक है मनीष, मैं ये जानना चाहता था कि शराब आप नहीं बांट सकते थे, आटा तो बांट ही देते कम से कम। आप लोग जिस तरह से पकड़वा रहे थे, मुझे लगा ये चुनाव लड़ रहे हैं या रिपोर्टिंग करने गए हैं। पर मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल में आपको 6 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, 18 सीटें हैं, कौन सा वाला आप चुनना चाहेंगे? 6, 12, 18? और इनमें से जो चुनेंगे, इसमें से आपकी सरकार तो नहीं बन रही है, करेंगे क्या इसका? रवीश, पहला तो जो आटा और शराब पे आपने सवाल किया, हाँ। चुनाव से पहले चाहे आटा बांटो चाहे शराब बांटो, जो लोग भी कुछ बांटते हैं वो चाहे आटा बांटे या शराब, ठीक है। बाद में बच्चों का दूध महंगा करते हैं और बच्चों का जिंदगी में पीने का पानी से लेकर बिजली पानी तक सब महंगा अब तो करते वोटिंग हो हैं। गया, तो इसलिए उस तरह की राजनीति में यकीन ही नहीं करता। दूसरा, आपने बोला ये 6, 12, 18, ये हाँ जो भी है। मैं आज पूरे दिन अपनी विधानसभा में, जहां मैं चुनाव लड़ रहा था पटपड़गंज में, बूथ बूथ पे जा रहा था, वहां से जिस तरह का माहौल मुझे दिखा या बाकी जगह से फीडबैक जो आई है, मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा ये बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल्स में। और इससे कहीं ज्यादा आगे की चीज हो चुकी है आम आदमी पार्टी के लिए। कितना हो चुकी है अब हम जो भी कहें, मतपेटियों में बंद है, ईवीएम्स में, और वो 8 को सामने आएगा। ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने जो अभी सवाल पूछा, मान लीजिए 6, 12, 18, क्योंकि आप फिर पूछेंगे 6, 12, 18 हुआ तो क्या होगा, चलिए 47 नहीं हुआ तो। 6, 12, 18 की स्थिति में हम पहले से, जिस दिन से पार्टी फॉर्म की है तब से हमारे सामने ये सवाल करता जाता रहा है, भाई आप 1 सीट लाए तो क्या होगा, 2 सीट लाए तो क्या होगा, 18 आज आ गए तो क्या होगा। हमने पहले से कहा है कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि किसी को समर्थन नहीं दे सकते, किसी की सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दोनों एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे की। इसलिए इनके साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। पर मुझे मनीष ये बताया कि कई लोग, जो सोशल मीडिया में भी मैं पढ़ रहा था, कई लोगों के स्टेटस, वो कह रहे थे कि आपको अगर 10 सीटें भी मिलती हैं तो ये बड़ी जीत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़ी जीत आपके लिए क्या है? 10 सीटें अगर मान लीजिए 10 मिल रही है डिस्कशन के लिए, या फिर अरविंद का शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव जीत जाना? देखिए, आज क्योंकि चुनाव हो चुका है, सॉरी वोटिंग हो चुकी है, तो हम इस पे बात कर सकते हैं कि बड़ी चीज का सीधा सा मतलब है कि सरकार बनना, क्योंकि हम लोकपाल पास कराने के लिए जाना चाहते हैं, हम बिजली के दाम आधे करने के लिए जाना चाहते हैं, हम दिल्ली की जो डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है, कूड़ा घर बना के रखा हुआ है दिल्ली की गलियों को, उसको ठीक करने के लिए जाना चाहते हैं। हाँ। तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ सरकार बनने की स्थिति में हो सकता है। बाकी आप ये प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शंस के नतीजे आएंगे तो 8 तारीख को, तो तब बात कर लेंगे कि 10 सीटों का मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है, 2 का क्या मतलब हो सकता है। क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे तभी आपकी जीत होगी, वरना कोई उल्लेखनीय योगदान टाइप से नहीं होगा? वरना हम एक उल्लेखनीय विपक्ष बनेंगे।
बनेंगे, अच्छा। इतना हमें भरोसा है कि हम एक उल्लेखनीय विपक्ष बनेंगे। हमारे 4 बैठे या 40 बैठे, हम विधानसभा में बैठेंगे तो सरकार को गलत नहीं करने देंगे, इतना हमको पता है। बाप रे, थानवी साहब, ये लोग तो बड़े जिद्दी लोग हैं। आटा भी नहीं बांटते हैं, बड़े जिद में है कि 4 भी बैठेंगे तो सरकार में गलत काम नहीं करने देंगे। मेरा एक सवाल है कि 2003 की तुलना में 2008 में वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, और 2008 की तुलना में 2013 में वोट का परसेंटेज बढ़ा है। राजस्थान में बढ़ा है, जहां से आप आते हैं, मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है। एक जगह जहां बढ़ा है शिवराज सिंह चौहान की वापसी मानी जा रही है। दिल्ली में जहां बढ़ा है लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शीला दीक्षित हार रही हैं। देखिए, ये गणित तो कभी अगर आप पुराने आंकड़े निकाल के देखेंगे कि अचानक मतदान जो है बहुत उछाल मार गया, इसका मतलब अनिवार्य तौर पे नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ मतदान जा रहा है। लेकिन आमतौर पे ऐसा माना जाता है क्योंकि लोगों में गुस्से का इजहार होगा, इस तरह की बात है। लेकिन इसके अपवाद होते हैं। पर इस दफा आप देखिए कि ये केंद्र की सरकार जो है, बार बार सवाल यहाँ पे आपके स्टूडियो में भी बहसों में उठता था कि राज्य में चुनाव हो रहा है, उसमें केंद्र की सरकार का या मोदी फैक्टर का क्या है। मेरा मानना है कि इसको बीजेपी की जीत या केंद्र सरकार की हार, इसमें बहुत बारीक ठीक है, ठीक है। एक सेकंड में आपसे फिर से ये लूंगा, माइक आपका चेंज कर रहे हैं। संजय, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे एक मित्र शंकर अनिमेश जो बीजेपी कवर करते रहे, उनका ये था कि क्या मोदी ने अरविंद केजरीवाल को रोक दिया क्या दिल्ली में? देखिए, 2 चीज है। एक, या केजरीवाल ने बीजेपी का गेम खराब कर दिया? नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी का भी गेम खराब नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अभी की जो पोलिंग परसेंटेज है दिल्ली की, ये बहुत फिनोमिनल है। और इसे हम थोड़ा सा अगर डीलिंग करके देखें, क्योंकि राज्यों में आप देख रहे थे लगातार काफी बड़ा मतदान हो रहा था। दिल्ली में जैसा आप शुरू में बता रहे थे, ग्रेटर कैलाश आर के पुरम जैसे जो मिडिल क्लास एरियाज थे, 45% वहां मतदान पे नहीं इतना हुआ मतदान हो रहा है। इसमें एक आपको क्रेडिट देना होगा अन्ना मूवमेंट को। पोस्ट निर्भया जो लोग आंदोलन में निकले थे, दिल्ली सडनली काफी पॉलिटिकल हो गया पिछले 2 सालों में। जो समर ऑफ 2011 था, और ये पूरा का पूरा मूड जो था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। अगर देखिए तो कांग्रेस जो है, चाहे जितना भी वालिया साहब वो करे हो, कांग्रेस इलेक्शन को सरेंडर कुछ दिन पहले कर गई थी, कर चुकी थी। प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए, सोनिया गांधी एक बार आए, राहुल गांधी जब दोबारा आए तो क्या हाल हुआ वो आप अपने चैनल पे बता चुके हैं। ऐड दिया था अखबारों में, उसे लगा कि नहीं देती तो अच्छा था, कोई पैसा बच जाता। बीजेपी के पास तो काफी फुल पेज दिया था। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि इतना अगर मतदान है तो इसका मतलब मतदाता डिसाइसिव वोटिंग कर रहा है। वो कहीं हंग असेंबली नहीं होगी इतने बड़े मतदान में। अगर वो लगता है कि दिल्ली में हंग असेंबली बिल्कुल नहीं होगी। अगर इतना बड़ा मतदान है रवीश, मेरा आकलन यह है कि कांग्रेस का इसमें सुपरा साफ हो जाएगा। लड़ाई ये होगी अगर आप नंबर 2 होती है। जब आप ये कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का ध्यान में रख रहे हैं कि जहां मीडिया कवरेज के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस को ज्यादा फुटेज मिलता है, जीत जाती है सपा या बसपा? रवीश, मतलब मैं यूपी काफी घुमा था, और दूसरे दिन तीसरे दिन घूमने के बाद मुझे ये ध्यान लगा कि काफी डिस्प्रोपोर्शनेट कवरेज मिल रहा है बीजेपी या कांग्रेस को, क्योंकि वहां पूरा का पूरा खेल जो था, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उस चुनाव के हीरो थे। पर 9:17 हमारी स्क्रीन पे जो घड़ी है, हाँ आप बात पूरी कर लीजिए। ओखला में मतदान की खबर आ रही है अभी। अगर आप देखें कि अगर कांग्रेस फिर भी अगर होल्ड कर पा रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि जैसे वालिया साहब कह रहे थे कि ये 4था टर्म है उनका। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं कांग्रेस के जो अपने में इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टी, जो अपने अपने एरियाज में ग्राउंड होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत जब इतना बड़ा हो जाता है तो आपके कैप्टिव वोटर से निकल करके ज्यादा बड़ा मतदान आता है, और वो मतदान आपको हराने की तरफ जाता है। आपकी आवाज रख गई थी। मैं एक सवाल जो पूछना चाह रहा था कि संजय ने जैसे कहा कि दक्षिण दिल्ली में भी कुलीन लोग जो माने जाते हैं, जिनके यहाँ सेक्स रेशियो भले ही खराब हो लेकिन पैसे का रेशियो ठीक रहता है, उन लोगों ने काफी वोट दिया है। अब हम ये माने कि चुनाव में भागीदारी, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ रहा है? मतलब आप ये टारगेट नहीं कर सकते कि गरीब ही वोट देता है, ये नहीं कह सकते कि ये मिडिल क्लास का चुनाव है, ये अमीर क्लास का भी है। तो राजनीति की भाषा, जुबान, प्रतीक कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, या इससे कोई लेना देना नहीं है? यही बात मैं कहना चाह रहा था कि गुस्से का इजहार ये एक बहुत पुरानी परिभाषा है कि बहुत ज्यादा वोट पड़े। लोगों में एक उत्तेजना जो है वो चुनाव को लेके आ रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर हो, चाहे केंद्र सरकार की विफलता हो। दूसरा, आप लोगों की जो चर्चा है, इतनी राजनीति की चर्चा हम लोग, और क्या पहले आप इतनी चर्चा नहीं करते थे? समझ रहे थे मुफ्त में पर्चे बांट रहे हैं। अरे हर चैनल के ऊपर 8-8, 10-10 खिड़कियों में लोग बैठे हुए हैं और सुबह शाम तक यही चर्चा चलती है।
तो लोगों को लगता है कि देश का भविष्य बदलना अगर हमारी भी कोई भूमिका है, मेरे ख्याल में जागरूकता जो है ये भी एक फैक्टर है। और लोग जो हैं वो पहले से ज्यादा सजग हो रहे हैं कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। में जिस तरह से खबरें, और जैसे हमने भी कहा कि शराब बांटी गई और ये बांटी गई, जो गरीब आदमी है, जो नियो मिडिल क्लास है, गुजरात में मोदी ने कहा था नियो मिडिल क्लास है, जो अभी उभर रहा है, और जो मिडिल क्लास है, एक सज्जन ने मुझे फोन करके कहा था कि आप लोग अमीर तो ज्यादा सत्ता से सांठगांठ करता है, रिजल्ट देख के बीजेपी की शताब्दी में बैठ जाता है, रिजल्ट देख के कांग्रेस की शताब्दी में बैठ जाता है। आपको लगता है कि मतदान का यह बढ़ा हुआ प्रतिशत यह भी दिखाता है कि लोगों ने भावनात्मक तरीके से वोट नहीं किया है, लोगों ने सोच समझ के किया है? देखिए, जो मध्यम वर्ग है, ये नरेंद्र मोदी की जो परिभाषा है वो अलग है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग, ये लोग तो आम तौर पे उपेक्षा करते थे, तमाशा देखते थे। ज्यादातर मतदान करने वाले लोग जो है वो गरीब होते थे, निम्न वर्ग के होते थे, या बीच का जो वर्ग है। लेकिन इस दफा मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, क्योंकि अगर आप ग्रेटर कैलाश और वसंत विहार की बात करते हैं, वहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है, तो वो एक जागरूकता जाहिर करता है। जो उदासीनता है, दक्षिण दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ी है, खैर जागरूकता जाहिर करता। हाँ, तो ये जो तबका है, ये तबका अब तक उदासीन था। अच्छा। होना चाहिए, मतदान देना चाहिए, सब चर्चा करता था, देना नहीं चाहता था, अब लोग निकले हैं। ठीक है, जो लोग मेरे हाथ के मूवमेंट को देख रहे हैं और नीली स्याही के निशान ढूंढ रहे हैं, मैं बता दूं मैं गाजियाबाद में रहता हूं, क्योंकि मैंने अपील की थी कि दिल्ली के लोगों को वोट देना चाहिए। एक फर्स्ट टाइम वोटर और इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, उसका रोल है निश्चित रूप से। पर संबित, जो संजय ने कहा कि दिल्ली में जो विगत 3 वर्षों से लगातार अलग अलग प्रकार के जन आंदोलन हुए, उसका असर है ज्यादा वोटिंग यहाँ पे। दो चीजें श्रेय देना चाहेंगे आपको, अन्ना को, बहुत कुछ या निर्भया आंदोलन को, या मोदी जी को? इसमें दो क्योंकि पोस्टर आपका बड़ा छपा था, कभी खुशी कभी गम स्टाइल में। रवीश, देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई सिंगुलर फैक्टर तो होता नहीं। फिर भी यही 3 फैक्टर। मगर ब्रॉड बेस आंसर जो तो मैं ये कहूंगा, देखिए, ब्रॉड बेस आंसर यही है, मतदान को 2 फैक्टर्स डिटरमाइन करती है। जब एक लेवल के बाद इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके लोग आते हैं, पहला विषय होता है कि एस्टैब्लिशमेंट काम नहीं कर रहा है। अगर एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा होता तो लोग कहते सब कुछ ठीक है, मैं तो सोऊंगा फिर भी काम करेगा। लेकिन संबित, यहाँ पिछले ध्यान रखिएगा, 2003 से 2008 के बीच में भी 5% मतदान बढ़ा था। नहीं, वो मैंने कहा मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर 3 से 5% बढ़ना और 20% जंप लेना, इसमें फर्क है। आप देखिए, एक तो एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं करना, और दूसरा जो वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को किसी उचित व्यक्ति ने भरा। अर्थात यहां मैं नरेंद्र मोदी को लाता हूं। ले आइए, नहीं, कहीं भी ले आइए, वो तो कहीं भी जा सकते हैं आपके हिसाब से। प्रासंगिक पात्र में वो आएंगे, और उनकी पात्रता आज है। संबित पात्रा कह रहे हैं तो पात्रता तो होगी। आज नरेंद्र मोदी जी की पात्रता इसलिए है कि स्वाभाविक रूप से आज डेवलपमेंट के एजेंडे के इर्द गिर्द अगर डिस्कशन हो रहा है, राजनीति जैसे अभी आप मुझे ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से पहले डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं हुई थी? ऐसी बात नहीं है, कभी देश में कभी डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं हुई हो, ऐसा नहीं है। हालिया स्मृति के आधार पर बताता हूँ, आपके ही मध्य प्रदेश से हुई थी जब दिग्विजय सिंह की सरकार हटाई गई। मैं बिल्कुल उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो कर भी नहीं सकते हैं, नहीं, मगर जिस प्रकार से आप जिस लहर की बात कर रहे थे, और ओम जी ने अभी कहा कि 8-10 खिड़कियों में लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, और जिस कदर नरेंद्र मोदी जी को लेकर पूरे देश में एक पॉजिटिव डिबेट हुआ है, उस पॉजिटिव भी नहीं हुआ, नेगेटिव भी हुआ। थैंक यू। 8-10 लाख लोग अगर हर रैली में पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको पॉजिटिव ही कहेंगे। लोग नेगेटिविटी को ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, और बार बार देखना नहीं चाहेंगे। 4 लाख तो अगर खैर ठीक है, आप ले आए मोदी जी को, राज्य के हिसाब से ले आए उनको। मोदी भी एक फैक्टर हैं। मैं उनको अकेला इस मौके पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उन्हें भी सुना लगता है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। एक चीज और है, ये आपको इस मामले में भी क्रेडिट दे सकते हैं मोदी जी वाले फैक्टर में, कि ये आप ही था जिसके कारण विजय गोयल का परसेंटेज इतना डाउन हुआ, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर कैंडिडेट बदला है। ये आप क्यों नकार सकते हैं? मतलब आपने कैंडिडेट बदला? मैं इसमें एक बार ये प्रश्न पूछा गया, मुझे 1 सेकंड का आप टाइम दीजिए। देखिए, उससे फायदा हुआ है अब तो। हमने क्यों नहीं, जो भी है मैं इसका उत्तर दे दूं। देखिए, हर्षवर्धन जी जो अभी पहली बार प्रवक्ता ही मत कीजिए, प्रवक्ता ही नहीं है, आप सच बताएंगे। देखिए, आपको याद होगा 2008 में भी हर्षवर्धन जी का नाम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ले चला था। वो याद नहीं है, इस बार क्या था? नहीं, क्यों नहीं चला था? चला था उस समय, मल्होत्रा जी का नाम आगे आ गया था, तो उस समय भी वो कॉन्टेस्ट में थे, इस समय बन गए। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं, आप लोगों की वजह से, संजय कह रहे हैं और थानवी साहब की जो बात है कि एक मतों का रुझान अलग अलग कारण से बढ़ ही रहा है, और आपके आने से पहले भी अगर आप बंगाल का चुनाव देखें, असम का चुनाव देखें, तो वहां भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। हर कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि आपकी वजह से ही बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में बढ़ा है। फिर भी हम ये मानना चाहते हैं कि
क्या आपको लगता है कि इस भागीदारी से राजनीति का स्वरूप बदला है, या वही सीडी, वही अंडा, वही आटा, वही शराब? मुझे लगता है रवीश, हमारी जीत इस सारी चर्चा में देख रहा था कि एक तो 8 को बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें तो हमेशा रिजल्ट निकलते रहे हमारी राजनीति के। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती पाई गई कि हम भी दिल्ली में 70 मैनिफेस्टो बनाएंगे, हम भी दिल्ली के सभी वार्ड्स में महिला थाने खुलवाएंगे, हम भी दिल्ली में शॉर्ट कैंडिडेट से पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वहां मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक नई टर्फ राजनीति की बिछानी शुरू की है। अच्छा। आप मंदिर मस्जिद मुद्दा भूलते हैं, आपको वापस आना पड़ता है कि यहाँ पे इस देश में महिला सुरक्षा भी मुद्दा है, आपको वापस आना पड़ता है कि इस देश में बिजली के बिल भी लोगों के मुद्दे हैं, पीने का पानी भी मुद्दा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को उन मुद्दों पे लौटा के ले आए हम, या लाने की कोशिश की हमने। एक चीज जो हम शायद नाकाम रहे, हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं कुछ कटसी दिखाएंगी, कि दिल्ली में उम्मीदवार के चयन में इनको अगर थोड़ी सी भी लिहाज होती तो ये ईमानदार उम्मीदवार लेके आते, साफ छवि के उम्मीदवार लेके आते। इनके इतने दागी उम्मीदवार इन्होंने वापस रिपीट किए, इसका मुझे लगा कि शायद आम आदमी पार्टी जिस तरह की टर्फ बिछाना चाहती थी वो काम, अगर कांग्रेस और बीजेपी इस बार दिल्ली में एकदम साफ छवि के उम्मीदवार लेके आते तो मुझे लगता है हमने एक राजनीति को बदलने का नया अभियान छेड़ दिया है। ठीक है वालिया साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अगर आप कह रहे हैं कि काम किया है आप लोगों ने, ऐसा क्या हुआ कि आप इस बदलते समाज के साथ राजनीतिक संवाद नहीं कर पाए? जिस तरह से आक्रामक प्रचार का तरीका बीजेपी का है, उस तरह से आप नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए कि मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आज मैं पटपड़गंज में गया। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा मनीष, मैं वालिया साहब से मेरा सवाल था। ओह सॉरी। हाँ। देखिए कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये 8 तारीख को रिजल्ट ही बताएगा, और ये जो गैस वर्क चल रहा है कितना सही है कितना गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय ट्रायंगुलर फाइट होने के कारण एग्जैक्ट पोजीशन जो है 8 तारीख को ही क्लियर हो पाएगी। आप ये मान रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट हो गई है? नहीं, डेफिनेटली जब 3 पार्टियां जो हैं वो एक्टिवली इसके अंदर कॉन्टेस्ट कर रही हैं, अब किसको कितनी वोट मिलती हैं ये तो एग्जैक्टली जो है 8 दिसंबर को ही क्लियर होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोट्स जिनकी फोटो वगैरह नहीं थी वो सब डिलीट कर दी थी, और काफी वोट्स जो हैं डिलीट हुई हैं। उनके डिलीट हो जाने के कारण जो एक्टिव वोट्स थी उसकी परसेंटेज एक्सपेक्टेड थी कि इंक्रीज होगी। ठीक है, पर आप अभी भी नहीं मानते कि राहुल गांधी प्रचार करते, सोनिया गांधी प्रचार करते, मनमोहन सिंह की रैली करते तो आपको और फायदा हो जाता? आप नहीं चाहते थे कि 2-4 सीटें एक्स्ट्रा मिले आपको? नहीं, उनको तो बकायदा उन्होंने प्रचार किया था, और उस तरह से नहीं किया जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली में भी मोदी ने, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने प्रचार किया था, आपके नेता दिल्ली में कम से कम उतनी सक्रियता नहीं दिखाए। राहुल गांधी राजस्थान ज्यादा गए, अगर गए तो दिल्ली में कम उन्होंने प्रचार किया। नुकसान हो रहा था उनके प्रचार की बात है। अच्छा, प्रचार की बात है, मोदी जी ने प्रचार किया, परंतु उसका क्या रिजल्ट आता है वो आप 8 दिसंबर को देखेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस समय जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, परंतु 8 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि जो क्लेम्स अलग अलग पार्टियां कर रही हैं उनके कितने क्लेम्स सच हैं। ठीक है थानवी साहब, ये वालिया साहब सतर्क ज्यादा हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, या सचमुच लगता है कि जो त्रिकोणीय की तरफ इशारा कर रहे हैं, बढ़ते कटते छटते इनका चांस बन जाएगा? उनकी आवाज में हताशा तो है ही, आप समझ सकते हैं। और खुल के कौन कांग्रेसी या कोई भी, वैसे भी तेवर से वो उतने आक्रामक आदमी नहीं अब है। राहुल डॉक्टर गांधी और आदमी हैं, सोनिया के खिलाफ, हर्षवर्धन भी उसी तरह से हैं, जो हम लोग हर नेता को मोदी के राहुल और सोनिया के खिलाफ न कांग्रेसी बोलेगा, न मोदी या सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई भाजपाई बोलेगा। अपने नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो आपने कहा कि उनके पास में असल में अच्छे वक्ता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक तो मैं अच्छा ही मानता हूँ, अच्छा इस मायने में उनके पास में वक्ता अच्छे हैं, वो तैयारी करके आते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, और
उनके पास में कुछ मुद्दे हैं। वैसे भी आप विपक्ष में हैं, केंद्र में सरकार कोई दूसरी है, और जगहों पर तो जहां जो बोलते हैं लगता है सही ही बोल रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। पर मतलब वो अपनी बात रख सकते, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए लोग एक वक्ता को सुनने जाते हैं, उस ढंग का क्रेज नहीं है ना। आपके पास वैसे मुद्दे हैं, और दिल्ली में तो ये हो गया था कि राहुल गांधी गए तो अंबेडकर कॉलोनी में लोग चले गए थे। बल्कि शीला दीक्षित ने एक इंक्वायरी बिठाई कि पता किया जाए कि लोग क्यों चले गए थे और क्या हुआ या हमें कहाँ कमियां रही। तो ये तो है कि उनके जिसकी रिपोर्ट 8 तारीख के बाद कभी नहीं आएगी या आएगी, क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट तो चुनाव का परिणाम जो है वो अपने आप में रिपोर्ट की तरह ही सभी राजनीतिक दल अपने ही हैं, इतनी आलोचनाओं के बाद भी हमारे साथ बहस में शरीक होते हैं। तो इतना नश्तर मैं नहीं चुभाना चाहता आप सभी को। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे कि क्या कुलीन जो संभ्रांत है हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज़्यादा, या उससे और गरीब मतदाताओं में एक तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है भारतीय राजनीति में। जरा टेक्निकल सवाल भी सॉल्व करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।